everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस बातचीत की सीरीज में हमारी दूसरी गेस्ट है डॉक्टर नीतू भंडारी। डॉक्टर नीतू असिस्टेंट प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। इसके साथ साथ शी इज ऑल्सो अ ट्रांसलेटर इन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। इनका हिंदी अनुवाद संपदा है जिसके साथ पिछले 2 सालों से ये काम कर रही है। शी हैज अ PhD इन फिलोसफी, शी हैज अ JRF और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में। हर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज आर अप्लाइड फिलोसफी, philosophical practice, ethics, cultural psychology, Indic studies and literary studies. So Dr. Neetu, welcome to my channel. Thank you, Dr. Sneha, for calling me here and giving me such a wonderful opportunity where I can share my ideas and thoughts. Thank you so much. My pleasure, ma'am. So, नीतू मैम, मैं आपसे शुरुआत में ये पूछना चाहूंगी कि देखिए साइकोलॉजी के बारे में तो काफी लोग जानते हैं, बट फिलोसफी के बारे में एज सच लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। और मैंने जैसे आपसे पहले भी बातचीत हुई है, आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, तो मैं वही चाहती थी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझ सके कि फिलोसफी क्या है और वो अपनी डेली लाइफ में उसको कैसे यूज करे। तो मेरा पहले बेसिक सवाल यही है कि फिलोसफी है क्या, व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिलोसफी? जी स्नेहा, फिलॉसफी का अगर लिटरल हम मीनिंग देखें जी तो उसका लिटरल मीनिंग होता है लव फॉर सोफिया। और जो ये शब्द है सोफिया, ये ग्रीक फिलॉसफी से लिया गया है जिसका मतलब होता है विजडम। ओके, सो जब मैं कह रही हूँ लव फॉर सोफिया तो उसका मतलब है लव फॉर विजडम। सो फिलॉसफी कहीं ना कहीं हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ पर हम उस विजडम को सीख करें और जीवन में तमाम परिस्थितियाँ, लोग, चीज़ें आए और जब भी हमारे दैनिक जीवन में आए तो कहीं ना कहीं वो जो विजडम है उसको हम एप्रोप्रिएटली लगा पाएँ जी। बट वहीं पर फिलॉसफी एज अ डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पर हम तमाम तरह के डिफरेंट फिलोसफर्स पढ़ते हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और क्यों हमें पढ़ना चाहिए, जब आप ये सवाल कर रही हैं मुझसे, तो मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव अप्रोच हमारे अंदर ही पैदा करता है जहाँ पर हमें सोचना कैसे है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस फिलॉसफी डालता है। और जब ये क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव अप्रोच हमारे अंदर पैदा होती है तो हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स एक कोहेरेंट शेप लेते हैं जहाँ पर हम उन सभी चीज़ों को ठीक से एनालाइज कर सकें और जस्ट उन्हें एकदम से वैसे एक्सेप्ट ना करें, रादर उन पर क्वेश्चन करें कि वो क्या है और फिर उससे एग्री या डिसएग्री हो पाए। और फिलॉसफी का हमेशा से ये मतलब रहा है कि वी हैव टू फाइंड अ हायर मीनिंग इन लाइफ। ईट, स्लीप एंड रिपीट, यही जीवन का मकसद नहीं है, बल्कि एक हायर मीनिंग की तलाश हमें हमेशा होती रहनी चाहिए जो कि लाइफ को मोनोटनी नहीं दे बल्कि बहुत पीसफुल और क्रिएटिव बनाए। तो फिलॉसफी कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस हमें देता है। जैसा मैम आप ब्रांचेस की बात कर रहे थे, तो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आप उस पर नज़र डालेंगे जी। तो फिलॉसफी वैसे 5 ब्रांचेस में बटा हुआ है, लेकिन और भी कई तरह की ब्रांचेस भी हैं। तो पहली ब्रांच है मेटाफिजिक्स, ओके, जिसका मीनिंग होता है कि स्टडी ऑफ रियलिटी। तो रियलिटी कैसी है, क्या रियलिटी फिजिकल है, क्या रियलिटी मेटाफिजिकल है, क्या रियलिटी ट्रांसीडेंटल है। तो यहाँ पर हम रियलिटी कैसी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर एपिस्टेमोलॉजी है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे आता है, ज्ञान को कैसे समझा जाए, तो वो हम एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। और फिर हमारे पास आता है एक्सियोलॉजी, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स आपको पता है, मोरालिटी क्या है, राइटनेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एथिक्स में पढ़ते हैं। और एस्थेटिक्स जी, वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ आर्ट, ऑफ ब्यूटी, कि अच्छा गाना क्या है, अच्छा संगीत क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में। और फिर लॉजिक, शायद ही ऐसा एक डिसिप्लिन है जो हमें ये सिखाता है कि तर्क कैसे करते हैं जी, अपने तर्कों को कैसे रखा जाए लोगों के आगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स कैसे फॉर्म किए जाए, ये सब हम लॉजिक में पढ़ते हैं। और लॉजिक कहीं ना कहीं हमारे रीजंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये बेसिक ब्रांचेस हैं। उसके अलावा भी सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी, जहाँ हम स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं,
एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजन, जहाँ पर हम रिलीजन में किस तरीके की फिलोसफीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, एंड देन देयर आर मेनी अदर ब्रांचेस एज वेल। और आजकल सबसे ज़्यादा जो ब्रांच है वो चल रही है अप्लाइड फिलोसफी कि फिलोसफी तो आप बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन अप्लाइड जब प्रैक्टिकल लाइफ की बारी आती है तो वहां पर फिलोसफी कैसी लगाई जाए। जी जी जी, थैंक यू मैम। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हाउ फिलोसफी कैन एड्रेस कॉमन मैन्स प्रॉब्लम, जी कि एक आम आदमी अपने डेली लाइफ में फिलोसफी को कैसे यूज कर सकता है और वो कैसे उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करे। जी देखा जाए तो आजकल जो कल्चर है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक पोस्ट मॉडर्निस्ट या फिर न्यू लिबरलिस्ट सोसाइटी है, जहाँ पर हर इंसान बहुत एम्बिशियस है, ज्यादा से ज्यादा अचीव करना चाहता है, और उस चक्कर में उसकी मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ गई है ना। जहाँ पर उसे अपने नेचर को मास्टर करना था, वो एक स्लेव बन के रह गया है मशीन का। अब क्योंकि हम कंजप्शन कल्चर में रहते हैं, हम कंज्यूमरिस्ट कल्चर में, हम देखते हैं कि हमें और ज्यादा आ जाए, हम कंपटीशन करते हैं लोगों से। तो एक तरह की जो आजकल मेरे को जो दिक्कतें दिख रही है कि कंटेंटमेंट बहुत कम हो गया है। तो फिलॉसफी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब वो अवेयरनेस आती है तो आप ये देख पाते हैं कि ये चीजें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। तो जैसे अगर इसका एक बहुत सीधा सा उदाहरण मैं अगर देखती हूँ, जैसे मार्केट की बात करें, तमाम चीजें होती है मार्केट में जी, देयर आर डिफरेंट चॉइसेस, तो वहां हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कुछ भी ले आते हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, घर आते हैं तो फिर दिखते हैं अरे हम तो ठगे गए, तो हम रिग्रेट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच है तो हम वहां देख सकते हैं कि अरे ये चीज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये चीज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है या फिर जो अवेयरनेस की कैपेसिटी है, ये हमारे लिए ये सही रहेगा, ये चॉइस बनानी सही रहेगी, ये शायद ये जो एस्पेक्ट है फिलोसफी का, ये कहीं ना कहीं कॉमन मैन की हेल्प जरूर करता है उसकी जो भी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली ये है कि एक इंसान रीजनिंग ज्यादा अच्छे से कर सके कि मतलब कोई भी काम अगर वो कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। जी, जैसे कि अगर आपने मार्केट का एग्जांपल दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ही उठा के ले आओ, जितनी आपको जरूरत है सोच समझ के चीजें करो। तो बेसिकली सोच समझ के करना डिसिप्लिन है। मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। जी जी मैम, कि सोचा कैसे जाए, क्या सोचना है उस पे ज्यादा वो तो है ही है, लेकिन कैसे सोचा जाए। तो फिलोसफी वो सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है जो आपको ये सिखाता है कि सोचा कैसे जाए, अपने आइडियाज को कैसे एक कोहेरेंट शेप दी जाए, है ना। तो वो शायद मुझे लगता है कि वो बहुत कमी है आजकल के लोगों में। जब लोगों को सोचने आ जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं वो अवेयर रहेंगे और उन्हें पता होगा कि हमारे साथ क्या चल रहा है। सही बात है, जो कि आजकल बहुत बहुत जरूरी है आज के दिन में। वैसे क्रिटिकल थिंकिंग की तो हम भी बात करते हैं हिस्ट्री में कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना चाहिए, बट ये चीज नहीं है कि सोचना कैसे है वो हमें बताया जाए। ठीक है मैम, जैसा कि मैम आपने एथिक्स के बारे में बताया, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि व्हाट इज एथिक्स एंड हाउ टू सेव सोसाइटी फ्रॉम डीजेनरेटिंग बीइंग अनएथिकल। बिकॉज आजकल के समाज में आप देखेंगे कि एथिकली लोग उतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं, तो उसको, उस समाज को इतना डिटेरियोरेट जो हो रहा है एथिकली, उसको कैसे बचाया जाए। एथिक्स जो कि फिलोसफी की ब्रांच है, जिसको मॉरल फिलोसफी भी हम कहते हैं, तो इस पूरी जो ब्रांच में हम ये सीखते हैं कि हमारे जो भी मॉरल जजमेंट है उन पे हम कैसे काम किया जाए, उनको कैसे एक रैशनल जस्टिफिकेशन दी जाए, उनको कैसे सिस्टमेटाइज किया जाए। जब हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी तो कहीं ना कहीं हम सोचने लग जाएंगे व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। और जैसा मैंने कहा कि हम न्यू लिबरलिस्ट वर्ल्ड में रहते हैं और जहाँ पर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ अब जैसी कोई बात रह नहीं गई। कुछ चीजें हैं बट स्टिल सब्जेक्टिव ट्रूथ बहुत ज्यादा हो गया कि अब अपना अपना सच और हमारा सच है। तो वहां पर लोगों को एथिकल कैसे हुआ जाए, क्योंकि सब कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं है, इट्स ऑलवेज अ ग्रे। तो हम लोग एथिक्स में 4 अप्रोचेस में हम हमेशा बात करते हैं कि एक तो वैल्यू न्यूट्रलिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि मूल्य तटस्थता। जब हमें वैल्यू के बारे में पता चलता है कि हम हमेशा एक्सट्रीम साइड्स ना लें,
और वैल्यू क्या है, न्यूट्रल वैल्यू पे हम पे ध्यान दें, वैल्यू को कैसे न्यूट्रल किया जा सकता है, और फिर उसको सहज रूप से स्वीकारें या उसे रिजेक्ट करें। और फिर हमारी बात आती है कि बैलेंसिंग माइंड। बैलेंसिंग माइंड तो बीच का रास्ता लेंगे, है ना, हमेशा तो वो ठीक रहता है हमारे मॉरल जजमेंट्स में। तीसरा आता है हमारा तार्किक मस्तिष्क, जो हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग माइंड। जब हमारे पास एक ये रीजन करने की कैपेसिटी आती है, तो हमें पता है कि हमें कौन सा तर्क लेना है और कौन सा जो अगर वितर्क है या कुतर्क है उसको कैसे रिजेक्ट करना है। और फिर फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल अप्रोच। ये अप्रोच होती है मूल्यांकन करने की क्षमता, चीजों को, लोगों को। जैसे मैंने कहा कि नॉट एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। तो हर एक चीज, क्योंकि बिकमिंग है, हम लगातार हर दिन बन रहे हैं, तो कुछ चीजें 10% अच्छी है, कुछ चीजें 80% सही है, और कुछ न्यूट्रल होगी। उन चीजों को, वैल्यू को, सिचुएशन को कॉन्टिनेंटल अप्रोच के साथ जब हम देखते हैं कि पूरी कोई सिचुएशन सही नहीं है, पूरी सिचुएशन बहुत गलत नहीं है, उसको जब हम देखते हैं तो हम जस्ट, वेयर, अनजस्ट, सही और गलत में डिफरेंशिएट अच्छे से कर। मैम थोड़ा सा इसको एक सरल उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे? जैसे वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करी, है ना, तो कई बार जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में हमेशा लड़ाई चलती है। वेजिटेरियन लोग कहते हैं कि अरे ये तो सही नहीं, तो उनकी वैल्यू को वो एकदम से डिस्कार्ड कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो जानवर को मार के खा रहे हैं, ये गलत इंसान है ना। वहीं पर जो नॉन वेजिटेरियन है वो कहते हैं अरे ये तो इनकी तो जिंदगी में कोई रस नहीं है, ये तो वही घास फूस खाते हैं। तो जब दोनों ग्रुप्स को ये पता होगा कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो जो वैल्यू उनके अंदर आई है वो सब खाने की, जिसमें तो वो उनके जोग्राफिकल कंडीशन, उनके स्पेस टाइम की वजह से वो वैल्यू क्रिएट है। उसी तरीके से नॉन वेजिटेरियन ग्रुप को भी समझना चाहिए कि नहीं नहीं, ये वैल्यू इस तरीके से जनरेट होगी, है ना। और फिर तार्किक मस्तिष्क की मैंने बात की, जिसमें हम, हमारा जो माइंड है वो रीजन कैपेसिटी वाला होना चाहिए। हमें पता है कि जब हमारे पास बहुत सारे बचपन से बहुत सारी हमारी जो लर्निंग हुई है, जब उसको हम अनलर्न करना शुरू करते हैं, समझ, तो हमें तब पता तो है सारे थॉट्स प्रोसेस, हमें सारे बिलीफ सिस्टम जो डाले हैं, जब हमारे रीजनिंग करने की कैपेसिटी होती है तो हम समझ सकते हैं कि ये तर्क है, ये वितर्क है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये हमारा रीजनिंग माइंड है। बैलेंसिंग माइंड, जब हमें पता है कि हम अपने रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हर सिचुएशन में, नहीं होते हैं, वी आर ह्यूमंस, बट एक अवेयरनेस जब बढ़ती है और जब वो हैबिट फॉर्म करते हैं हम लोग कि नहीं नहीं, कि लास्ट टाइम हमने गुस्सा किया, हम लोग रिएक्ट करें, विच इज नेचुरल, बट अगर हमें समझ हो जाएगी, हमारा माइंड उस समय बैलेंस हो जाएगा, तो नेक्स्ट सिचुएशन जो आएगी तो हम कहेंगे कि नहीं, अब हमें गुस्सा नहीं करना, और हमारे फिर वो बिहेवियर का पार्ट हो जाता है कि नहीं। तो इंसान बिकमिंग है। और फिर क्वांटिनम अप्रोच, हम कोई भी नए व्यक्ति से मिलते हैं, कोई आदत उसमें हमें दिखती है, हम कहते हैं अरे ये खराब व्यक्ति, एकदम से हमारी जजिंग की जो लोग बहुत जल्दी जज जज करते हैं। तो जब क्वांटिनम अप्रोच होती है तो चीजों को, परिस्थितियों को, है ना, लोगों को मूल्यांकन जब हम करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शायद ये जो स्पेस है इसमें ये शायद व्यक्ति ठीक नहीं है, और ये स्पेस भी बहुत अच्छा है ना, और सहज रूप से उनसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूम अप्रोच, मूल्यांकन जब हम करते हैं चीजों का, परिस्थितियों का, कि 10% शी इज गुड, है ना, एंड 90% शी इज बिकमिंग, ऐसे, या फिर हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति में इतना खराबी है, इतना अच्छापन है, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ ना, इट्स ऑलवेज ग्रेट। तो जब वो कॉन्टिन्यूम अप्रोच आती है तो हम कोई भी इथिकल जजमेंट में, कोई भी इथिकल जब जजमेंट हम करते हैं तो अच्छी चॉइस बना पाते हैं। जी मैम, जैसे मैं अपने पर्सनल उससे पूछना चाहूंगी कि सही गलत की बड़ी बात होती है, जैसे अभी आपने भी राइट रॉन्ग की बात करी कि नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज ग्रे। तो बट एक इंसान कोई भी सिचुएशन में है, ठीक है, तो वो कैसे पता लगाए कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब उस समय वो डिसीजन कैसे ले पाए? तो उसके लिए थोड़ा सा आप बताइए। वही मैंने कहा कि हमेशा हमें बीच का रास्ता हमेशा लेना चाहिए। एक्सट्रीम साइड तो अति तो कोई भी चीज की, है ना, और उस समय उस स्पेस टाइम में क्या रेलिवेंट हो सकता है, हमें चॉइस बनानी चाहिए।
और अगर हम कोई भी चॉइस हम्म। बनाते हैं तो देन हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उसकी. वी हैव मेड दिस चॉइस एंड नाउ वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चॉइस. हम्म, तो हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि अरे इसकी वजह से ऐसा है, क्योंकि सब कुछ आप ही कर रहे हैं. रिएक्शन भी आप दे रहे हैं, एक्शन भी आप दे रहे हैं. समझ रहे हैं? तो जब ये चीजें होंगी तो आपको फिर समझ में आएगी और सहजता आएगी आपके अंदर चीजों को स्वीकारने की, है ना. आप चीजों को और समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे. एकदम से ऐसे नहीं आंसर दे देंगे अरे ये तो गलत व्यक्ति, ये तो बेकार. समझेंगे और फिर सहज हो जाएंगे उस चीज के. अच्छा मैम, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अभी कॉलेज में हैं, ठीक जी, है, जी. वो पीजी भी कर रहे हैं. तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जो नए बच्चे, जो स्कूल के बच्चे अगर कॉलेज में आना चाहेंगे तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो फिलॉसफी क्यों चूज़ करेंगे, और इसके साथ साथ जो बच्चे ऑलरेडी फिलॉसफी कर रहे हैं उनके लिए कुछ सजेशन और एडवाइस, और कुछ रीडिंग मटेरियल भी आप सजेस्ट करिए कि बेसिक किताबें जो फिलॉसफी पे वो पढ़ सकें. जो स्कूल में बच्चे हैं जो फिलॉसफी आगे परस्यू करना चाहते हैं तो मैं जी. उनको ये कहूँगी कि जैसे जब मैं स्कूलिंग में थी, जब मैं अपना स्कूल कर रही थी तो मुझे मैथ्स बड़ा टफ लगता था. अभी भी मुझे भी. अभी भी. और मैं कभी कभी अभी सोचती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होती नहीं है, अर्थमेटिक तो यूज नहीं हो रही है अभी मेरे जीवन में. हालांकि उसका एक अपना वैल्यू है, लेकिन ज्यादा मेरी जो जीवन में हमेशा यूज होता है वो है फिलॉसफी. इस व्यक्ति से कैसा संबंध बनाया जाए, यहाँ मैं डायलेमा में फंस गई हूँ तो इसको कैसे डील किया जाए. फिलॉसफी मुझे बहुत मदद करता है. तो मुझे लगता है कि फिलॉसफी अगर बच्चे पढ़ें, परस्यू करें, तो कहीं ना कहीं जो उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम है वो ज़रूर एड्रेस होगी. तो तभी उनको फिलॉसफी पढ़ना चाहिए. और जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे वो फिर साइंस के हों, या कोई भी फील्ड के हों, मुझे लगता है एक दर्शन की किताब हमेशा उनके साथ होनी चाहिए. कोई भी पढ़े पर होनी चाहिए उसके साथ. वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करें, कुछ भी ना पढ़ लें. बहुत सारा ये कंजम्पशन कल्चर है कि ये भी ले लो, इसको भी देख लो. मुझे लगता है कि एक चॉइस बनाए, एक संबंध बनाए कि ये किताब हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताब हमें लेनी चाहिए. तो जब आप वो ये करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें एक मोटिवेशन भी मिलेगी और वो अचीव भी अच्छा करेंगे. मैम, जैसा कि आपने बोला कि बुक्स पढ़ना, कुछ भी ना पढ़ ले, मैम उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. मतलब कुछ भी कैसे? तो मुझे लगता है कि हमारी कंजम्पशन की जो पूरा जो पद्धति बनी हुई है कि हम बिंज वॉचिंग बहुत कर रहे हैं बच्चे ना, नेटफ्लिक्स में सब कुछ देख लेते हैं. और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उसको इफेक्ट तो करता ही है. तो बहुत जरूरी है हम क्या देखें, हम कैसा संगीत सुने, हम कैसी किताब पढ़ें, हम कैसे लोगों से मिले. तो ये जब हमको करना आ जाएगा जी, जैसे एस्थेटिक्स में कहते हैं ना कि अच्छा संगीत क्या है, अच्छी किताब कौन सी है, अच्छा सिनेमा क्या है, तो ये बहुत जरूरी है. और इसलिए आपको चूज ही होना पड़ता है ना. ये जो इतना ब्यूटीफुल जो हमारा ये जो गॉड ने जो दिया है, ये पूरा जो ऑर्गन है, इसको बहुत सहजता से और बहुत अच्छे से यूज करना है. और उसके लिए इसमें जो हम खाद डाल रहे हैं, इसमें जो हम खाद पूर्ति तमाम तरह की जो चीजें हम डाल रहे हैं तो वो अच्छी ही डालेंगे. तो जब ये सब चीजें अच्छी होंगी, अच्छी चीजों का कंजम्पशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो भी हम डिलीवर करेंगे अपनी सोसाइटी को, अपने स्टेट को, अपने रिलेशनशिप में, तो अच्छा ही होगा मुझे लगता है. जी, जैसा बोलते हैं ना कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है. और वो सोचना क्या आता है, क्या आप देख रहे हैं, कैसा आप खा रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, उस सब पे बहुत मैटर करता है. तो मतलब यही है कि आप अच्छा देखिए, है ना. आप अच्छा किताबें भी मैं बोलना चाहूंगी व्यूअर्स को कि आप कुछ भी मत पढ़ लीजिए. आप देखिए कि क्या चीज आपको हेल्प करने वाली है, उससे रिलेटेड चीजें ही पढ़िए. जैसा कि आपने बोला. अच्छा मैम, और जैसे मैंने आपसे रीडिंग मटेरियल थोड़ा रेकमेंड तो जो स्कूल में बच्चे हैं जो फिलॉसफी की थोड़ी समझ बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं 2 किताबें सजेस्ट करूंगी. पहली किताब है सोफीज वर्ल्ड. कोई हिंदी में अगर इसे पढ़ना चाहे तो सोफी का संसार. हमारे प्रोफेसर थे सत्यपाल गौतम, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है. और इंग्लिश में द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी बाय विल डुरेंट. तो उनको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि कहाँ से, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट यू नो. सो व्हेन दे विल रीड सच बुक्स, दे हैव दिस स्ट्रक्चरल फॉर्म कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से फिलॉसफी शुरू हो रही है, वो सब चीज़ें वो पढ़ सकते हैं. बीए के स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज़्यादा डेप्थ बनानी है,
तो उनके लिए इंडियन फिलोसफी अगर भारतीय दर्शन अगर उनको पढ़ना है तो मैं एस राधाकृष्णन जो बेसिक किताब है वो पढ़ें, जिसमें वो लेटर वैदिक पीरियड्स, उपनिषद्स और हमारे एपिक जो पीरियड्स हैं उनके बारे में, और जितने डिफरेंट फिलोसफिकल ट्रेडिशंस हैं वो पढ़ें, स्कूल्स के बारे में, इंडियन फिलोसफी स्कूल्स के बारे में, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ सकते हैं और उनकी फिलोसफीज़ को समझ सकते हैं। वहीं वेस्टर्न फिलोसफी में अगर बात करें तो अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बाय वाई मसीहा, इससे वो एक अपनी समझ बना सकते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी कहाँ से शुरू हुई। तो मैं ये दो किताबें तो बहुत रिकमेंड करूँगी। अच्छा मैम, ये तो हो गई ये सारी बातें। आप अब ऐसा कुछ बताइए, कोई ऐसी छोटी सी बात या कोई लर्निंग हमें दीजिए जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकें और काफी सारी प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर जी सकें। जी ये एक इस पे मैंने काम भी किया है और मैं हर चीज को स्पेशली ह्यूमन पर्सनालिटी को मैं इस तरीके से देख रही हूँ ना कि हमारे अंदर तीन चीजें हैं जो कि होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और इमोटिव। अच्छा। तो कॉग्निटिव हमारा ज्ञान कैसा हो, है ना, हमारी नॉलेज कैसी है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हमें पता है कि क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। इमोटिव, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हेन यू नो दैट it is important to manifest your emotions accordingly। तो उसमें भी आप कोई भी परिस्थिति आए उसमें आप जीत सकते हैं मुझे लगता है। और फिर ज्यादा बातें बस हो गई, कॉग्निटिव हो गया, ज्ञान हो गया, लेकिन अगर आपका कॉग्निटिव अच्छा नहीं है, एक्शन अच्छा नहीं है, जिसको एरिस्टोटल भी कहता है अक्रेशिया, कि व्यवहार में भी तो आना चाहिए। तो जब ये तीनों चीजें बैलेंस होंगी, मतलब हमेशा काम करता रहना चाहिए इस पे कि हम जो बोले हमारे व्यवहार में भी दिखे, हमारे इमोशंस भी उस तरीके से कंट्रोल रहे, या फिर कंट्रोल नहीं, मैनिफेस्ट कर पाए, समझें और फिर धैर्य से उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। जब ये चीजें आती हैं, फिर चाहे वो एग्जाम हो, फिर चाहे वो मैरिज हो, फिर चाहे वो किसी के साथ किसी भी तरीके का संबंध हो, हमारा पब्लिक स्पेयर हो, हमारा प्राइवेट स्पेयर हो, आई गेस इट विल बी यूजफुल। ओके मैम, चलिए, बड़ी ही इंसाइटफुल एनलाइटनिंग सेशन रहा हमारा फिलोसफी के ऊपर। मैम, मैंने तो बहुत कुछ सीखा क्योंकि इससे पहले मुझे फिलोसफी की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपने जो भी बातें बताई हैं मैं कोशिश करूं उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बोलूंगी कि आप प्लीज इन सब बातों को जो भी मैम ने बोला है इसको कोशिश करिए अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आई होप आपको अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके जी, और आपके साथ बैठ के बात करके बहुत खुशी महसूस हुई। और थैंक यू स्नेहा फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम। और अगर आपके कोई भी सवाल है मैम से तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये तो पहला ही इंटरेक्शन थी मैम के साथ, ऐसी इंटरेक्शन हम और करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हैं, क्या आप मैम से पूछना चाहते हैं, तो हम उसको डेफिनेटली एड्रेस करेंगे अपने किसी नेक्स्ट सेशन में। बिल्कुल जी हाँ। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।